अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो है जी ईवीएम हैकिंग एक्सप्लेन के बारे में है जी। ईवीएम हैकिंग कोई हैकिंग हुई है, अभी देखते हैं वीडियो। बहरहाल हमें ये पता नहीं है। और नरेंद्र मोदी आरजे रौनक की वीडियो है जी। अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ, मलिक शकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जो नालायक बच्चा होता है ना, जब वो एग्जाम में फेल हो जाता है तो अपने बाप की मार से बचने के लिए वो हर बार नया झूठ बोलता है। कभी वो कहता है पप्पा पप्पा मत मारो, इस बार एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गए थे। पप्पा एग्जाम से पहले मुझे कुत्ता खांसी हो गई थी। पप्पा आपको तो पता है पेपर से 2 दिन पहले हम मौसी की लड़की के देवर के कजिन की बेटी की गोद भराई की रस्म में गए थे, इसलिए मुझे पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। मगर बाप भी औलाद के इन बहानों में आता नहीं है, फंसता नहीं है। वो बिना शुभ मुहूर्त निकाले उसे फेल देता है। दोस्तों, कहने में कोई अर्ज नहीं है कि भारत की राजनीति में कांग्रेस भी ऐसी ही एक औलाद है जो साल भर मोबाइल में लगी रहती है। हर दूसरे महीने दोस्तों के साथ अय्याशी करने थाईलैंड चली जाती है। एग्जाम से 2 घंटे पहले वो किताब उठाती है और नतीजा आते ही चिल्लाने लगती है कि हाय दैया, ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई। इस बार भी 3 हिंदी राज्यों में अपनी पिलाई के बाद बहुत सारे कांग्रेसी नेता ईवीएम वाली रुलाई चालू कर चुके हैं। देखो, ईवीएम तो मैं 2003 से मुझे भरोसा नहीं है। ईवीएम मशीनों को लेकर के शक है। शक तो है, अब मुझे ये चर्चा में है। हंसो मत यार, वैसे ये लोग ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि जब मुझे पता लगा कि तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई है तो लगा कि किसी ने ईवीएम हैक तो नहीं कर ली। जोक सपाट, ईवीएम हैक हो सकती है या नहीं हो सकती, इस थ्योरी में कितना दम है, क्योंकि हर बार चुनावी नतीजों के बाद ये ईवीएम की डफली बजाई जाती है। इससे पहले कि मैं इस पर आऊं, मैं कांग्रेस और उसके ईवीएम हैक वाले चंपुओं से कुछ जरूरी सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल, आज बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत गई है तो आप कह रहे हो कि ईवीएम हैक हो गई है, मगर कुछ महीने पहले जब हिमाचल और कर्नाटक में आप जीते थे तब क्या वहां बैलेट पेपर से वोट डाले गए थे? बोलो बोलो, टेल। अच्छा, ऐसा क्यों है कि बीजेपी की तरफ से ईवीएम हैक करने वाली कंपनी सिर्फ नॉर्थ इंडिया के राज्यों का ठेका लेती है, मगर यही कंपनी कर्नाटक और तेलंगाना का टेंडर उठाने से मना कर देती है? बोलो बोलो, टेल। बताओ। एक तरफ तुम दावा करते हो कि हम 3 राज्यों में हार गए, तो क्या हुआ? इन विधानसभा चुनाव में हमें 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले हैं। तुम छाती ठोक कर दुनिया को बता रहे हो कि हमें ओवरऑल बीजेपी से 10 लाख वोट ज्यादा पड़े। दूसरी तरफ तुम इस बात पर अपना सिर दीवार में मार रहे हो कि बीजेपी ने ईवीएम हैक कर डाली है? अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब अगर 10 लाख वोट ज्यादा पड़े हैं तो फिर हैकिंग का सवाल आया कहां से? क्या इतने ज्यादा वोट पड़ गए इसलिए आपको डाउट तो नहीं हो रहा है? सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जापान जैसा देश जो साइंस और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, आखिरकार वो देश क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा है ईवीएम को? क्या बात है अखिलेश बाबू, क्या बात है, क्या बात है। कह रहे हैं कि जापान वाले इतने एडवांस हैं, अगर वो ईवीएम यूज नहीं कर रहे तो हम क्यों यूज कर रहे हैं? अब कोई सेंस तो नहीं है इस बात की, लेकिन जापान वाले क्यों यूज नहीं कर रहे, उनके पास क्या चैलेंजेस हैं, ये जापान वाले जाने। जापान वाले तो अखिलेश भैया, जापान वाले तो रेप के मामले में ये कहते हुए भी डिफेंड नहीं करते ना कि लड़कों से गलती हो जाती है। नहीं, यही नहीं, अभी और सुनिए। वो तो किसी यादव मुस्लिम फैक्टर पर चुनाव भी तो नहीं लड़ते। वो तो अपनी जनता से ये भी तो वादा नहीं करते कि एक बार हमें जिता दो तो शाम वाली दवाई शुरू कर देंगे, हैं? वो तो ये भी क्लेम नहीं करते हैं कि एग्जाम में नकल करना बच्चों का हक है। इसीलिए अखिलेश भैया, इसीलिए जापान वाले क्या करते हैं और क्या कह रहे हैं उनकी बात छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि ईवीएम से ऑब्जेक्शन क्या है? वैसे भी जहां तक जापान की बात है, हम हिंदुस्तानियों को जापानी तेल के अलावा उनकी किसी बात से लेना देना नहीं है, नहीं? बात तो सही है। अच्छा अखिलेश बाबू या उन जैसे जो भी लोग ये सोचते हैं या सवाल करते हैं कि बाकी देशों में ईवीएम यूज नहीं होती, वहां बैलेट पेपर से चुनाव होता है, तो इंडिया में क्यों नहीं होता? तो ऐसे लोगों को ये बता दें कि भैया, दुनिया के जिन भी देशों में इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, उनमें किसी की भी आबादी इंडिया के आसपास भी नहीं है। चीन में डेमोक्रेसी नहीं है। कुछ देशों को छोड़कर बाकी देशों को ईवीएम और बैलेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान जैसा देश जिसमें लोकसभा इलेक्शन में ही करोड़ों के आसपास वोटर्स हैं, अगर वो बैलेट से वोट करवाने लगे तो जानते हैं कितना कागज लगेगा और उस कागज के लिए नेचर का कितना नुकसान होगा। बाद में उन करोड़ों बैलेट पेपर्स की काउंटिंग के लिए कितनी मैन पावर लगेगी। और जो लोग बैलेट पेपर की रट लगा रहे हैं, क्या उन्हें ये नहीं पता कि जब बैलेट पेपर से इलेक्शन होते थे तो किस तरह से बूथ कैप्चरिंग होती थी? अभी बंगाल के पंचायत चुनाव की बात करें, किस तरह से बूथ लूटे गए, क्या उसकी तस्वीरें हम भूल गए? ऐसे में अगर आपके पास ईवीएम जैसा फुल प्रूफ सिस्टम है तो फिर आप बैलेट पेपर का ऑप्शन ही क्यों चुनेंगे, जो खर्चीला भी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है और जिसकी सेफ्टी भी कम है? बताइए। दूसरी बात, जो लोग इतने सालों से ईवीएम को चरित्रहीन बता रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि ईवीएम तो सोनम गुप्ता से भी ज्यादा बेवफा है, वो लोग क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन में जाकर एक मशीन हैक करके दिखा देते?
जो दर्शक नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं, बहुत सारी पार्टियां ऐसी भी थी जिन्होंने आरोप लगाए थे और इन्हीं आरोपों से तंग आकर इलेक्शन कमीशन ने मई 2017 में देश की 7 नेशनल और 49 रीजनल पार्टियों को चैलेंज दिया था कि आप हमारे दफ्तर आइए और ईवीएम हैक करके दिखाइए। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो पार्टियां दिन रात इस मामले पे अपनी छाती पीटती रहती थी, उनमें से एक भी पार्टी ईवीएम हैक करने चुनाव आयोग नहीं गई। जब हैकिंग के लिए पार्टियों को अप्लाई करना था तो सिर्फ 2 पार्टियों ने अप्लाई किया, एनसीपी और सीपीआईएम ने। मगर जिस दिन हैकिंग करने वाला दिन था उस दिन वो पार्टियां वहां पहुंची नहीं। ये बताने की जरूरत नहीं है कि ईवीएम के नाम पर दिन रात छाती कूटने वाली पार्टियों में से क्यों एक भी पार्टी उस दिन ईवीएम हैक करने नहीं गई, क्योंकि उन्हें भी पता था कि वहां चले जाते तो सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती हाथ लगनी थी। अभी तो फिर भी हार के बाद ईवीएम हैक हो गई है, ईवीएम हैक हो गई है का झुनझुना बजा लेते हैं। मगर एक बार अगर ये लोग सच में ईसी के दफ्तर में चले जाते और ईवीएम हैक नहीं कर पाते तो पूरी दुनिया में गजब बेइज्जती होनी ही थी। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते और फिर हर बार हार के बाद कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं होती और यह भी पता चल जाता कि जो हैक हुआ है वो ईवीएम नहीं है, उनका दिमाग है। अब जब इलेक्शन कमीशन बार बार ये क्लेम करता है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती तो उसके पीछे सॉलिड रीजन है। ऐसा नहीं है कि हमारे कुछ बेगैरत नेताओं की तरह चुनाव आयोग भी मुंह उठाकर कुछ भी बोल देता है। देखिए, पहली बात तो ये समझ लो कि ईवीएम स्टैंड अलोन यूनिट होती है जो किसी भी तरह के इंटरनेट या किसी तरह के वाईफाई या किसी भी तरह की फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड नहीं होती है। इसलिए कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस खुद को इससे कनेक्ट करके इसे हैक नहीं कर सकता। ऐसी चीजें हैक होने लगे तो फिर लोग दूसरों के फ्रिज में रखी आइसक्रीम ना खा जाएं। बताइए, समझ रहे हो? अब ईवीएम वर्क कैसे करती है वो भी आप समझ लो। इतनी बार समझे, एक बार और समझ लो। जब आप वोट देने जाते हो तो वहां बेसिकली 3 मशीनें होती है। एक होती है कंट्रोल यूनिट, दूसरी होती है बैलेट मशीन जिसमें बटन दबाकर आप वोट डालते हो और तीसरी होती है वीवीपैट मशीन। जैसे ही आप वोट डालते हो वीवीपैट से एक पर्ची निकल कर आती है जिसमें उस पार्टी का सिंबल आपको दिखता है जिसे आपने वोट डाला था। अब होता है ये है कि जब आप वोट डालने जाते हैं तो पहले चुनाव कर्मचारी कंट्रोल यूनिट से एक बटन दबाता है जिसके बाद आपकी अपनी बैलेट मशीन में ग्रीन लाइट आपको दिखती है। जैसे आप वोट डाल देते हैं वीवीपैट में पर्ची आ जाती है। हर वोट के बाद कंट्रोल यूनिट से बटन इसलिए दबाया जाता है ताकि कोई भी 2 बार वोट ना कर सके, इसलिए हर कोई ग्रीन लाइट आने के बाद ही वोट कर पाता है। वीवीपैट में जब आपके वोट की पर्ची आती है वो भी 7 सेकंड तक आपको विजिबल रहती है ताकि आप संतुष्ट हो सके कि उसी पार्टी को वोट गया है जिस पे मैंने बटन दबाया है, जिसको मैंने वोट डाला है। अब पहले वीवीपैट का ऑप्शन नहीं था तो बहुत सारी पार्टियों ने इसको भी इशू बनाया था। अब जब वीवीपैट की मशीन लग गई है तो इनकी प्रॉब्लम यह है कि भैया पर्ची हमें सिर्फ दिखती क्यों, मिलती क्यों? हमारे हाथ में वोट क्यों नहीं मिलता? जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, हमारे हाथ में दे दे। अब आते हैं अगले पॉइंट पर कि क्या वोटिंग होने के बाद मशीन हैक हो सकती है क्या? तो भैया वो भी पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये वोटिंग मशीनें बड़ी हाई सिक्योरिटी जोन में रखी जाती हैं। आपको बता दें कि वोटिंग से कुछ दिन पहले ये ईवीएम डिस्ट्रिक्ट के स्ट्रांग रूम में रखी जाती है जहां सील पैक होने से पहले हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को इसे दिखाया जाता है। फिर इलेक्शन वाले दिन से पहले इन्हें अलग अलग पोलिंग बूथ में पहुंचाया जाता है। फिर काउंटिंग वाले दिन से पहले मशीन को स्टार्ट करने से पहले भी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स की मौजूदगी में इसे शुरू किया जाता है और वोटिंग खत्म होने पर जब मशीन बंद की जाती है तब भी ये लोग वहां खड़े होते हैं। फिर इन्हीं के रहते इन मशीनों को दोबारा सील पैक किया जाता है। आपको बता दें हर मशीन में एक सेपरेट चिप लगी होती है, उसका एक अलग सीरियल नंबर होता है। अब इस मशीन को अगर किसी को हैक करना है या उसमें गड़बड़ी करनी है तो ये मशीन फिजिकली उसके पास होनी चाहिए। और जब कोई ये क्लेम करता है कि बीजेपी ने 3 राज्यों में बीजेपी इसलिए जीत गई क्योंकि उसने ईवीएम हैक की थी, तो बेसिकली वो ये क्लेम कर रहा है कि बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए सारे राज्यों के सारे बूथों की ईवीएम मशीन अपने कब्जे में ली और रातों रात गड़बड़ करके सारे वोट खुद डाल दिए। वो भी तब जब ये सारी मशीनें स्ट्रांग रूम में थी और उन्हें हर पार्टी के नुमाइंदे की निगरानी में सील पैक करके रखा गया। इसके बाद भी अगर कोई गड़बड़ी की बात कर रहा है तो ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि गड़बड़ी ईवीएम में नहीं है, ऐसा बोलने वाले के दिमाग में है। नहीं? अच्छा, अब जब ये लगभग क्लियर है कि ईवीएम न तो हैक हो सकती है न ही उसे हैक किया जा सकता है, तो सवाल ये है कि कुछ पार्टियां क्यों बार बार ईवीएम हैक होने का रोना रोती हैं। इसकी वजह भी बड़ी सिंपल है। देखिए, क्या है ना कि इलेक्शन में अगर आप कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं तो हार को पचाना, हजम करना, फेस करना बड़ा आसान होता है। मगर जब आप लगातार सिर्फ हार ही रहे हो, कांग्रेस के केस में जो पार्टी 50 सालों तक देश की सत्ता पर रही, लगभग हर स्टेट पर उसका राज था, आज अगर वो सिर्फ 2-3 स्टेट में सिमट कर रह गई है, केंद्र में वो 10 सालों तक पावर से दूर है, अभी भी दूर दूर तक ये नहीं लग रहा है कि वो फिर से सेंटर में सरकार बना पाएगी या नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में उसके लीडर बावले हो गए। वो ये पचा ही नहीं पा रहे हैं कि हम लोग आज इररिलेवेंट हो गए। वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि जिन राहुल गांधी को अपना फ्यूचर पीएम बताते हैं उन राहुल गांधी को पब्लिक जरा भी सीरियसली नहीं लेती। वो इतनी बार हार रहे हैं कि अब उनके पास बहाने कम पड़ गए हैं। इसलिए अपने सेल्फ डिफेंस में उन्होंने ईवीएम हैकिंग की एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को चुन लिया है जिसको किसी भी तरीके से प्रूव नहीं किया जा सकता। इसलिए जब उन्हें
कुछ समझ में नहीं आता, बस ये बोलकर अपनी शर्मिंदगी मिटा देते हैं कि भैया ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई। और अभी तो रुको, मगर ये बात सिर्फ बहानेबाजी की नहीं है। कांग्रेस और बाकी पार्टियां इस बात की सीरियसनेस को नहीं समझती। जब आप ये कहते हो ना कि बीजेपी ने ईवीएम को हैक कर लिया है, वो भी बिना किसी बेस के, तो एक तरह से ऐसा बोलकर आप देश को बांटते हो, जनता को आप उकसा रहे हो। और ऐसा वही लोग कर रहे हैं जो हर बात पर ये कहते हैं कि मोदी देश को बांट रहा है, बीजेपी देश को बांट रही है, मगर हकीकत ये है कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए सबसे ज्यादा देश को आप लोग ऐसी बातें बोलकर बांट रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा कि ईवीएम जीत गई, आपका मत हार गया। ऐसा लिखकर आप क्या कर रहे हो? आप जनता को भड़का रहे हो कि भैया सड़कों पर उतरो, इस देश में डेमोक्रेसी खत्म कर दी गई है। जब इलेक्शन हारने पर आप ये कहते हो कि नॉर्थ इंडियन वोटर्स तो गौमूत्र पीते हैं, साउथ इंडियन ज्यादा सेक्युलर हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? ऐसा बोलकर आप देश को नॉर्थ साउथ में बांट रहे हैं। जब आप ये कहते हैं कि आप जातिगत सर्वे करवाएंगे और उसके बहाने जातियों के नाम पर लोगों को भिड़ाएंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? देश को बांट ही तो रहे हैं। जब आप सनातन को डेंगू मलेरिया बताते हैं, तो आप क्या करते हैं? हेलो, देश को बांट ही तो रहे हैं। जब आप हिंदुओं में ही बाकी जातियों को सवर्णों से भिड़ाते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप सिर्फ देश को बांटते हैं। और देश को इतना बांटने के बाद आप ये कहते हैं कि मोदी देश को बांट रहा है और हम मोहब्बत की दुकान खोलकर बैठे हैं, तो दिल करता है कि मोहब्बत की उसी दुकान के शटर पर अपना सर दे मारूं। कैसे? आखिर में बस यही कहूंगा दोस्तों कि घूमने के लिए दुनिया बड़ी अच्छी जगह है, मगर झांकने के लिए अपना ही गिरेबान बेस्ट ऑप्शन है। इसलिए ईवीएम को गरियाने और देश को बांटने के बजाय अपने गिरेबान में झांको और खुद से पूछो कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और अपने किन कर्मों की वजह से तुम लगातार हार रहे हो। और ज्यादा कहने का जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि थोड़े कहे को ज्यादा ही समझिए तो अच्छा है। बाकी इस मामले पर आपकी क्या राय है? आपको लगता है ईवीएम हैक होती है या नहीं होती है? या ईवीएम को गाली देने वालों पर आप क्या सोचते हैं? उनके लिए एक शब्द में कमेंट बॉक्स खुला है, बिंदास लिखिएगा। प्लीज इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आपका शेयर करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। दसो जी, ईवीएम हैक होनी है? ईवीएम जैसे उन्होंने बताया कि जब सर्वर के साथ कनेक्ट ही नहीं है तो फिर हैक होने का कोई टोकन नहीं बनता। यही है कि कोई चोरी करके लेके जाकर बटन दबाइए, तो फिर यह है। बाकी ये तो नहीं मैनुअली तरीके से, मैनुअली तरीके से ही हो सकता है। नहीं, वो भी बोल दें कि एक अंगूठा लगेगा ना, तो वो मतलब वो दोबारा मतलब वो बंदा वोट नहीं डाल सकता, वो नहीं डाल सकता। बिल्कुल ऐसे। वो इन्होंने पूरा कैसे करेंगे हैक? और ईवीएम मशीन में जब पाकिस्तान में हुआ कि ईवीएम मशीन इधर आए जी, इधर लेके आए, इमरान खान ने कहा था कि इधर आ जाए, तो उसके बाद जब ये मंजूर भी हो गई थी इलेक्शन कमीशन की वजह से, तो उसके बाद जब ये उसको उतारा गया और दूसरी पीडीएम की पार्टी आई, उन्होंने वो खत्म कर दी ईवीएम मशीन कि जी ईवीएम मशीन हैक हो जाएंगी, ईवीएम मशीन ऐसा हो जाएगा। क्योंकि ईवीएम मशीन के जरिए से उन्होंने कहा था कि बाहर के बंदे भी वोट डाल सकते हैं। तो लेकिन ये है कि फिर उनको इस चीज की दर्द हो गई, क्योंकि बाहर का सारे बंदे जो हैं वो इमरान खान को ही वोट डालना था। बिल्कुल। बहरहाल एक बात तो चलो खैर, वो तो एक अलग चीज है। ईवीएम मशीन का होना मैं कहता हूँ कि बहुत जरूरी है। एक चीज है कि जो जितनी अवाम है उनका जो जिम्मेदारियां लगेगी वो बहुत, अखराजात बढ़ जाते हैं, उनको ज़ाहिर है पेमेंट देनी पड़ती है, उनको दिहाड़ियां देनी पड़ती हैं। उसके बाद जो है वो पेपर यूज होता है बहुत ज्यादा, और टाइम गिनने में बहुत ज्यादा मतलब टाइम जो है वो कंज्यूम होता है। तो ईवीएम मशीन, और इंडिया में तो मैं कहता हूँ कि करोड़ों वोट्स हैं, बिल्कुल, तो वो वोट्स डालेंगे। तो ईवीएम मशीन के बगैर अगर बैलेट पेपर होंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत का तलब काम है और अखराजात बहुत ज़्यादा होंगे। तो ईवीएम जो है वो एक सस्ता तरीका भी है, आसान भी है, लोगों के लिए भी आसान है। बटन ही दबाना है ना, आगे निशान दे के बटन दबा दें, बात खत्म। धांधली का भी कोई खतरा नहीं है, धांधली नहीं है, साफ शिफाफ इलेक्शन हो जाता है। और दूसरा यार, अपोजिशन है, जो पार्टियां जितनी भी हैं जिस भी कंट्रियों में, वो जब हार जाती हैं तो वो ऐसी बातें करती हैं, ऐसे शोशे छोड़ते हैं। जब जीत जाती हैं तो वही मशीनें, वही सारा कुछ ठीक हो जाता है। ये वही हैं जो कि एक जो होती है ना खराब औरतें हैं, तो वो अपने कपड़े फाड़ के जो है वो थाने में चली जाती हैं कि इसने मेरी इज्जत लूट ली है। बिल्कुल, तो वही चीज है ये, जो भी अपोजिशन जो हारती है तो वो यही ऐसे ही काम करती है, अपने कपड़े फाड़ती है। ओ जी हैक हो गया, ओ जी हमारे साथ ज्यादती हो गई, धांधली हो गई। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि जो हमारी पार्टी विन कर जाती है वो कहती है जी बड़े साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं, ये अवाम ने अपना हक अदा किया है, ये अवाम की वोटिंग से हम आए हैं। जो हार जाते हैं वो कहते हैं नहीं ये आए नहीं है, ये लाए गए। फिर जब वही जीतते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं बड़ा साफ सुथरा इलेक्शन हुआ। मतलब जो जीते वो साफ सुथरा इलेक्शन। यही तो मैं कहता हूँ कि अगर नॉर्थ में अगर जीती है तो साउथ में क्यों नहीं जीती?
तो साउथ में अगर जीते तो नॉर्थ में क्यों नहीं जीत रही? क्योंकि वहां पे हैकर नहीं जा रहे, वहां पे हैकर की रेंज नहीं जा रही, तो जो हैक कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जाहिर है एक एरिया में वो हैकर हैक कर रहे हैं और दूसरे में जो है उनकी हैकिंग नहीं चलती। वाला कोई ऑप्शन है भी है तो ये तो सोचने वाली बात है ना। 10 लाख वोट ऐसा वाला भी होता था option सारे है। स्टेट्स की वो जीत जाते ना, हैकिंग का होता था। 10 लाख वाला ऑप्शन भी है ना बीच में। 10 लाख वोट्स ज्यादा पड़े हैं कांग्रेस को ओवरऑल उस एरिया में देखा जाए तो फिर लेकिन ये है कि वो हारे हैं। की हुई थी। बाकी यार ये इनकी बातें बहुत जबरदस्त थी कि ये हैकिंग के लिए उन्होंने, मुझे ये बात बहुत जबरदस्त लगी है कि हैकिंग के लिए बुलाया गया कि जो भी सियासी पार्टी ये बात करती है कि हैकिंग होती है वो आए हैक करके दिखाएं। ये बहुत बड़ी बात थी, मुझे ये पसंद आई। ये तो वही साहब हो गया ना आर्टिस्ट वाला कि उन्होंने कहा ये तस्वीर लगाई तो किसी चौक में, तो साहब ने कहा ये नहीं ठीक, इसका ये सही नहीं बनाया, तो उसी आर्टिस्ट ने वही तस्वीर उतारी और नीचे लिख के लगा दिया कि जहाँ पे गलती है उसे ठीक करे। तो कोई भी नहीं आया। ऐसा ही है। तो और ये इस सिचुएशन थी। इस ऐलान के बाद ना एक बहुत बड़ी वाज़ेह चीज होती है कि सच जो होता है ना ये बड़ा शेर होता है, इसको किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं होती। शेर ना बोल नून लेके आ जाएंगे। अच्छा हाँ, ये खुलेआम घूमता है। वो नॉन लीग वाला शेर नहीं, असली शेर है, पुलिस वाला शेर नहीं है। कागजी शेर नहीं है। तो वो इस तरह होता है कि यार जो इस तरह के जो सच होते हैं ना फिर वो खुला चैलेंज भी दे देते हैं, और जो झूठा बंदा होता है ना वो फिर उस सच का सामना नहीं करना चाहता। और जो सच का सामना नहीं करना चाहता, इसी से अवाम अंदाजा लगा ले कि जिन्होंने सामना नहीं किया वो उस दिन नहीं गए, कोई ना कोई उन्होंने बहाना बना लिया, तो फिर झूठा कौन है और सच्चा नहीं, कौन? उन्होंने राहुल को बीच में लेके आए ना, उन्होंने कहा इन्होंने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई और कभी जीते नहीं है और अभी उन्होंने एक बहाना निकाल लिया है। तो मेरे ख्याल में अगर वो काम कर रहे होते तो उनको इन बहानों की जरूरत ना पड़ती और कहीं ना कहीं वो कामयाब होते। कहते ठीक है उन्होंने मेहनत की है, वो काम कर रहे हैं, इक़्तिदार में है। यार देखा जाए अभी भी उनके चाहने वाले काफी हैं, 10 लाख वोट ज्यादा हैं। हाँ, अगर ओवरऑल देखा जाए वोटर 10 लाख ज्यादा हैं। लेकिन फिर भी देख लें बाकी वही है, होल्ड किसने किया और उसके बाद फिर इल्जामात। आपके लोग जो हैं, आपके नीचे जो काम कर रहे हैं या आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको अक्लमत होनी चाहिए। जैसे इमरान खान ने जो टट्टू लगाए हुए थे साथ, उन्होंने जो कुछ फिर बाद में किया वो रियलिटी सामने आ गई। ठीक है, और यही चीज इनके साथ हुई है। आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और लोग आपको जानते हैं, आप एक नॉर्मल पर्सन तो है नहीं कि आप कुछ भी मुंह से निकालेंगे और लोग उसको जनाब इग्नोर कर देंगे। वहां पे तो एक एक चीज मीडिया नोटिस करता है, तो उन्होंने वो नोटिस कर ली और ये तो उन्होंने मेरे ख्याल में एक किस्म की अपनी पार्टी को या अपने पार्टी वर्कर्स को या चाहने वालों को एक चूरन खिलाई है कि ओ यार हो सकता है, उनके जहन में एक सवाल डाल दिया है कि ये भी हैक हो सकती है। लेकिन इन रियलिटी जो अपोजिशन थी उनकी, उन्होंने बता दिया भाई अगर है मसला तो आ जाओ, आके रिजॉल्व कर लो, हो सकता है तो रिजॉल्व करो इसे, अगर होगा तो हम अपना फैसला वापस ले लेते हैं और ये दोबारा नए सिरे से होगा। और बीच में पेपर्स का जिक्र भी उन्होंने किया, ये एक बेस्ट ऑप्शन थी मेरे ख्याल में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम ज़ाया होता है और उसके बाद वो इतना पेपर ज़ाया होता है, ज़ाया होने के बाद फिर इतने लोग चाहिए होते हैं उनको काउंट करने के लिए, तो वो टाइम कंज्यूम भी करती है चीज काफी और उसमें वो खर्चा भी है। लेकिन ये है कि एक शॉर्ट वे में है और ये सिक्योर भी है। और जो हैकिंग का कहते हैं मेरे ख्याल में वो भी नून लीग ही है। वीडियो अच्छी थी जी, कुछ बोलना चाहे? बिल्कुल, वीडियो अच्छी थी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा एक्सप्लेन किया आज रौनक ने। इनकी वीडियो हमेशा अच्छी होती है, नो डाउट। इन्हें भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट इनका करें। अंदाज भी अच्छा है, वो शटर में जो सर मारने वाला था ना वो इन्होंने बिल्कुल जगह पे फिट किया। बिल्कुल जी, मजा आया देखे और एंजॉय किया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।